नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। हम राजस्थान जियोग्राफी पढ़ रहे थे। राजस्थान जियोग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने कल पढ़ा था पूर्वी मैदान। और पूर्वी मैदान के बारे में चर्चा करें तो हमने कल पढ़ा था चंबल बेसिन और बनास बेसिन, मध्य माही बेसिन और रोही का प्रदेश। 4 भागों में डिवाइड किया गया पूर्वी मैदान को। और पूर्वी मैदान उनमें से हमने चंबल बेसिन और बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन और रोही प्रदेश उनमें से हमने 2 पढ़ा था, चंबल और बनास बेसिन। आज हम बात करेंगे और दोबारा रिवीजन कर देते हैं पूर्वी मैदान के बारे में। पूर्वी मैदान हम चर्चा करेंगे आज। पूर्वी मैदान पूर्वी मैदान पूर्वी मैदान नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, या नदियों द्वारा लाई गई सिंचाई या उपजाऊ मैदान मिट्टी को द्वारा निर्मित मैदान को पूर्वी मैदान। और इसमें बात करते हैं पूर्वी मैदान में जनसंख्या की बात करते हैं। क्षेत्रफल है पूर्वी मैदान का 23%। और 23% क्या है? जनसंख्या। और 23% क्षेत्रफल है। 23% क्षेत्रफल और जनसंख्या निवास करती है 39%। 39% जनसंख्या, 23% क्षेत्रफल है पूरी मैदान का। पूरी मैदान जो है इसका अवशेष या निर्माण है माना जाता है 33 सागर का अवशेष है। पूरी मैदान 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष, 33 सागर का भाग है ये पूरी मैदान। और अरावली और दक्षिणी पूरी पठार ये है गोंडवाना लैंड के भाग। और मरुस्थल, थार का मरुस्थल और पूरी मैदानी भाग पूरी मैदान है, और मरुस्थल भी ये मैदानी और पूरी मैदान ये दोनों हैं 33 सागर के अवशेष। और पूरी मैदान पूरी दक्षिणी पूरी पठारी भाग और हड़ौती का पठार है। और बात करें अरावली, ये दोनों हैं। अरावली वो है गोंडवाना लैंड के भाग है, और पूरी मैदान है ये है 33 सागर के अवशेष है, और मरुस्थल भी 33 सागर के अवशेष है। बात करते हैं पूरी मैदान सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, वो है पूरी मैदान। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है वो है पूरी मैदान। और इसमें बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। पूरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी या जल के लोड से बनी गई मिट्टी मैदान जो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी एक खादर मिट्टी, एक बांगर मिट्टी। और खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो नवीन मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है और उपजाऊ क्षेत्र, उसे नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर कहा जाता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जैसे नदी अपने साथ, नदी का उद्गम होता है, उद्गम से अपने साथ कोई अवशिष्ट पत्थर, कंकड़ पत्थर लाती है, वो उसे उपजाऊ क्षेत्र, नदी के पास वाला क्षेत्र है, वो खादर कहा जाता है, जो नवीन मिट्टी है। और नदी से जैसे जैसे दूरी बनेगी तो वो बांगर नदी के नाम, बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाएंगे। बांगर है वो अनउपजाऊ मिट्टी होती है। अब बात कर रहे हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। पूरी मैदान में मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी। पूरी मैदान में यदि बात करें मिट्टियों के बारे में तो कत्सारी मिट्टी, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी ये है उपजाऊ मिट्टी है, जो उपजाऊ क्षेत्र से जो मैदानी पूरी मैदान में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी होती है एक खादर होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो यानी उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन मिट्टी इसे कहते हैं नवीन मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी।
और ये है नदी के पास वाला क्षेत्र, नदी के जैसे नदी के ये है खादर मिट्टी है, नदी के नजदीक है और उपजाऊ मिट्टी है और नवीन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है खादर। और जैसे नदी की दूरी बनेगी तो दूरी पर जो मिट्टी होगी वो हो बांगर नदी, बांगर मिट्टी, बांगर, ये बांगर बांगर है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी जो है अनउपजाऊ होती है, उपजाऊ की तुलना में अनउपजाऊ मिट्टी होती है। और अब बात कर रहे हैं, और कल हमने बात की थी पूरी मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, संबल बेसिन, माही बेसिन, मध्य माही बेसिन और बनास बेसिन और रोई का प्रदेश। और अब बात करते हैं उसी का हम रिवीजन कर लेते हैं। पूरी मैदान है पूर्वी 33 सागर का अवशेष है, थार का मरुस्थल भी 33 सागर का अवशेष है, और अरावली और दक्षिणी पूरी पठार या हाड़ौती के पठार ये गोंडवाना लैंड का भाग है। आगे बात करते हैं, इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है 4 भाग है पूर्वी के, पूर्वी प्रदेश या पूर्वी मैदान, मैदान पूरी मैदान तो नदियों द्वारा सिंचाई मिट्टी या सिंचाई योग्य मिट्टी मैदान का निर्माण करते हैं, उसे पूरी मैदान का निर्माण होता है। और इसे इस 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरी मैदान को 4 भागों में हमें डिवाइड करके करते हैं। पहला है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन। वैसे तो कल हमने पढ़ लिया है तो आज दोबारा रिवीजन की ओर कर देते हैं। कोई बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन, मध्य माही बेसिन और रोई का प्रदेश जो बाण गंगा का आसपास क्षेत्र और प्रवास क्षेत्र है, वो रोई का मैदान, रोई का प्रदेश, ये है 4 भागों में डिवाइड। संबल बेसिन जो संबल का प्रवास क्षेत्र, संबल नदी मध्य प्रदेश के जनापावी पहाड़ी से उद्गम होता है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के भैंसोड़गढ़ के सोरासीगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे कोटा, बूंदी, बूंदी में संबल नदी पर संबल नदी शुगर मिल है, कोटा में शुगर मिल, केशोराय पाटन बूंदी में शुगर मिल है, और आगे जाकर भरतपुर है, धौलपुर करौली में बीहड़ का निर्माण करती है। तो 2800 वर्ग किलोमीटर में बीहड़ों का क्षेत्र है। संबल नदी है, ये संबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ियां, जनापाव की पहाड़ियां से होता है। जनापाव संबल नदी राजस्थान के सोरासीगढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती हैं। चित्तौड़गढ़ जिला भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का एक खंडित भाग है, वहां से सोरासीगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और आगे कोटा, बूंदी, राजसमंद आगे चलती है। कोटा, बूंदी, बूंदी में शुगर मिल है, चीनी शुगर मिल है, वो है केशोराय पाटन। और आगे चलती और धौलपुर करौली में बीहड़ों का निर्माण करती हैं, जो 2800 वर्ग किलोमीटर में, 2800 वर्ग किलोमीटर में। और अवनली का निर्माण, उत्कात भूमि का निर्माण भी करती है ये संबल नदी। अवनली का निर्माण, अवनली का निर्माण, साथ ही उत्कात भूमि, उत्कात भूमि, ये है संबल नदी के बारे में। अब बात करते हैं बनास बेसिन। बनास बेसिन को 2 भागों में बांटा। बनास बेसिन एक है दक्षिणी मेवाड़ का प्रदेश, एक मालपुरा करौली का मैदान। दक्षिणी मेवाड़, दक्षिणी मेवाड़ प्रदेश, दक्षिणी मेवाड़ प्रदेश और मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, करौली का मैदान। संबल बेसिन के बारे में बात करें तो संबल नदी है वो राजस्थान के खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां कहाँ है, राजसमंद से उद्गम होता है, जो आगे देवगढ़ और जाजपुर के मध्य पीडमान का निर्माण करती हैं। और इस उपजाऊ क्षेत्र को बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। बनास नदी के उपजाऊ व सिंचाई योग्य भूमि मैदान का निर्माण करती हैं, उसे बनास बेसिन के नाम से जाना जाएगा। बनास बेसिन ये राजसमंद है, भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, टोंक है, केकड़ी आदि में प्रवास क्षेत्र सिंचित भूमि या
उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है उसे बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये नदी पर्वत क्षेत्र है वो राजसमंद, भीलवाड़ा, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा में सिंचित भूमि या सिंचाई योग्य भूमि का निर्माण करती है, मैदान का निर्माण करती हैं, उसे बनास बेसिन के नाम से जाना जाएगा। और ये पिंड मार्ट का निर्माण करती है, पिंड मार्ट इस तरह आकृतियों का निर्माण करती हैं। पिंड मार्ट ये है वो बनास नदी जो देवगढ़ और जाजपुरा भरतपुर के मध्य पिंड मार्ट का निर्माण करती है। बनास नदी और दो भागों में डिवाइड किया गया है। दक्षिणी मेवाड़ का प्रदेश है, दक्षिण का भाग मेवाड़ का प्रदेश और उत्तरी भाग है मालपुरा करौली का मैदान। और बाद में हमने पढ़ा था मध्यमाई आज हम पढ़ेंगे। कल ये दोनों पढ़ लिए थे, आज हम मध्यमाई के बारे में बात करते हैं। मध्यमाई बेसिन माही नदी मध्य प्रदेश के अमेय मेरू की पहाड़ियों से उद्गम होता है और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इसका प्रवेश होता है। तो प्रवेश दक्षिण में ही प्रवेश करती है। दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के मध्य जो भूमि का निर्माण करती है, सिंचित भूमि या सिंचाई योग्य भूमि का निर्माण करती है, उसे मध्यमाई बेसिन कहा जाता है। ये राज्य के दक्षिण में प्रवेश कर दक्षिण में प्रवेश करके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में सिंचित क्षेत्र को मध्यमाही बेसिन कहा जाता है। मध्यमाही बेसिन ये यहाँ पर मध्यभाग क्षेत्र में छप्पन का मैदान बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह है, 56 नल और नालों का समूह है, जो इसे छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम छप्पन के मैदान के बारे में। छप्पन का मैदान तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह है, 56 नाल या कुंडों का समूह को छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। जो इसका विस्तार है जो बांसवाड़ा है प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र। छप्पन का मैदान का विस्तार जो बात कर रहे हैं तो बांसवाड़ा है प्रतापगढ़ छप्पन के मैदान का निर्माण है तो बांसवाड़ा है प्रतापगढ़ के मध्य जो क्षेत्र है उसे छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान 56 गांवों का समूह, 56 गांव या 56 नल कुंडों को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। कुंडों को छप्पन का मैदान के नाम से इसका विस्तार है वो है बांसवाड़ा है प्रतापगढ़ के मध्य। यहाँ पर छप्पन का मैदान महुआ, बांसवाड़ा में महुआ जो ज्यादा होता है महुआ, और बांस का घर बांसवाड़ा में बांस सर्वाधिक, इसी कारण बांसवाड़ा का नाम बांसवाड़ा पड़ा है। बांस सर्वाधिक और माई नदी का प्रतापगढ़ में प्रवाह क्षेत्र को कांटल कहा जाता है। प्रतापगढ़ में माई नदी का प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़ में
माही का प्रवास क्षेत्र, माही का प्रवास क्षेत्र है, उसे कांठल कहा जाता है। कांठल की गंगा माही नदी, वागड़ की गंगा भी माही नदी के नाम से जाना जाता है। वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा व कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही को, माही नदी। माही नदी ये राजस्थान के दक्षिणी प्रवेश करती है, मध्य अम्य मेरू पर उद्गम होता है, प्रवेश करती है और दक्षिण में ही विस्तृत बाहर निकल जाती है, जो कच्छ की खाड़ी में अपना पानी विसर्जन करती है। ये है माही नदी, माही नदी, माही नदी। जो अम्य मेरू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह 56 का मैदान, जो पूरी मैदान के बारे में बात करते हैं माही, मध्य माही बेसिन के बारे में। अब हम बात करते हैं रोई का प्रदेश, रोई का प्रदेश या रोई के प्रदेश के बारे में बात करते हैं। बाणगंगा, तो बाणगंगा नदी है तो फोर्ट बेरोड के बेराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है, जो आगे बेराट जयपुर ग्रामीण जो चलती हुई प्रवास क्षेत्र को रोई का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रोई के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रोई का प्रदेश चौथा भाग है बनास बेसिन का, सॉरी पूरी मैदान का चौथा भाग है रोई का प्रदेश। रोई का प्रदेश, यहाँ से पहाड़ियां हैं दो, एक पहाड़ी है बेराट, कहाँ है? यह है कोटपुतली बहरोड नवीनतम जिला, पहले जयपुर में थी और जयपुर से एक नवीनतम जिला अलग होकर बना है कोटपुतली बहरोड में, बहरोड। यह है बेराट, बेराट। इसकी हाइट पूछे तो वेरी इंपोर्टेंट के रूप में है, किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, और 704 मीटर है। 704 मीटर इसकी इस चोटी की ऊंचाई है बेराट की। बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर, विराटनगर ये। और यहाँ बात करते हैं, यहाँ से नदी निकलती है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जयपुर ग्रामीण में आगे दौसा और भरतपुर में इसका प्रवास क्षेत्र को ही रोई का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रोई का प्रदेश, यह है बाणगंगा, रोई का प्रदेश जाना जाता है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कुओं, अब बात करते हैं, ये रोई का क्षेत्र है। तो जयपुर ग्रामीण में बात करें, सर्वाधिक जयपुर ग्रामीण या भरतपुर में कुओं और नलकूपों से सिंचाई होती है। जयपुर सर्वाधिक जयपुर ग्रामीण व भरतपुर में कुआं एवं नलकूपों से सिंचाई होती है। कुओं एवं नलकूपों से सिंचाई होती है, कुओं व नलकूपों से। सर्वाधिक कुआं नलकूपों से सिंचाई होती है वो जयपुर ग्रामीण और भरतपुर में होती है। ये है रोई का प्रदेश। रोई के प्रदेश में वेरी इंपोर्टेंट के रूप में पूछे तो बाणगंगा नदी का प्रवास क्षेत्र, बाणगंगा नदी का उद्गम कोटपुतली बेरोड में बेराट की पहाड़ी से होता है, तो आगे कोटपुतली से निकलकर बेराट की पहाड़ी से निकलकर जयपुर ग्रामीण दौसा भरतपुर में इस प्रवास क्षेत्र को हुई रोई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये और बेराट की हाइट पूछे तो 704 मीटर है, और बेराट का प्राचीन नाम पूछे तो विराटनगर है। अब हम बात करते हैं चौथा भौतिक प्रदेश राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। अब अपने भौतिक प्रदेश का अंतिम भाग चौथा भाग है
वो है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार जो गोंडवाना लैंड का भाग है, और अरावली भी गोंडवाना लैंड की भाग है, और 2 गोंडवाना लैंड के भाग है और 2 हैं वो 33 सागर के। अब हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार, यह है दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। इसका अवशेष है तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग। वो प्रादीपीय पठार का भी भाग है। प्रादीपीय पठार का क्षेत्र, ये गोंडवाना लैंड। और मालवा पठार के उत्तरी भाग, मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश की सीमा पर है, जो मालवा का पठार का उत्तरी भाग है जो है हाड़ौती का पठार। मालवा के पठार के उत्तरी भाग, मालवा के पठार के उत्तरी भाग, ये है हाड़ौती का पठार। और आगे हम बात करें तो अरावली विंध्याचल के मध्य का क्षेत्र संक्रांति क्षेत्र भी कहा जाता है। अरावली व विंध्याचल के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र संक्रांति क्षेत्र, संक्रांति क्षेत्र। पिछली बार भी 2023 में पूछा गया संक्रांति क्षेत्र जो है अरावली विंध्याचल के मध्य का क्षेत्र है, वो संक्रांति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये हाड़ौती का पठार जो राजस्थान का चौथा पठार के रूप में हमें पढ़ रहे हैं, यह गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रादीपीय पठार का क्षेत्र है, प्रादीपीय पठार का भी भाग है। मालवा पठार के उत्तरी भाग है। अरावली विंध्याचल के मध्य का जो क्षेत्र है उसे संक्रांति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम या युग माना जाता है निर्माण तो क्रेटेशियस काल में, क्रेटेशियस क्रेटेशियस काल में उद्भव। और यहाँ चट्टान है बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों से बना है, चट्टान से। यहाँ हाड़ौती पठार में मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी सर्वाधिक, हाड़ौती पठार में मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को सौते जुलाई मिट्टी, रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को सौते जुताई मिट्टी, सौते जुताई रेगूर मिट्टी और वर्टिसोल मिट्टी भी कहा जाता है, वर्टिसोल, वर्टिसोल मिट्टी। और जलवायु की बात करें, यहाँ कोपेन के जलवायु के हिसाब से यहाँ AW जलवायु है कोपेन की, AW। और ये इस काली मिट्टी है जो है सौते जुताई मिट्टी, रेगूर मिट्टी, वर्टिसोल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण पूर्वी पठार। और अब हम बात करें दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर कौन कौन से जिले हैं,
बात करते हैं, 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी प्लस झालावाड़ प्लस बारा, ये है। इस 4 जिलों में विस्तृत क्षेत्र तो पूरी दक्षिणी पूरी पठार या हाड़ौती का पठार हैं, जो इन 4 जिलों में विस्तृत हैं। और अब हम बात करते हैं आगे। और दक्षिण पूर्व मिट्टी की विशेष ध्यान रखना, काली मिट्टी तो सौते जुताई मिट्टी है। और बात करते हैं आगे, हमें पूरी मैदान में हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा, दोमट, कसारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी है वो पूरी मैदान में। और रुई का प्रदेश हमने पढ़ा, तो रुई का प्रदेश है सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। और में एक वो टॉपिक जोड़ना, रुई का मैदान हमने पढ़ा था, तो बाणगंगा वाला वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। अति जनसंख्या घनत्व रुई के क्षेत्र में, पूरी मैदान में जो भाग पड़ा था चौथा वो है रुई का प्रदेश। रुई का प्रदेश में सर्वाधिक अति जनसंख्या घनत्व भी है और अति उपजाऊ क्षेत्र भी है। रुई का क्षेत्र जो पूरी मैदान में हमने पढ़ रखा है। बात करते हैं 4 जिलों के बारे में। ऐसे ये जिले हैं, यहाँ पर कोटा, बूंदी, झालावाड़ व बाना, ये 4 जिले हैं जो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कोटा में पहाड़ियां हैं, कोटा है, झालावाड़ में पहाड़ियां हैं, मुकंदरा हिल्स। बूंदी को बावड़ियों का शहर या छोटी काशी व बावड़ियों का शहर बूंदी। बारा में मुख्य नदी है वो परवन, मुख्य नदी परवन। और रामगढ़ हिल्स भी बारा में, रामगढ़ पहाड़ी वो कहाँ है, बारा में। रामगढ़ पहाड़ी भी बारा में है। झालावाड़ झालापाटन घंटियों का शहर झालापाटन, झालरापाटन ये कहाँ है, झालावाड़ में। ये है घंटियों का शहर, और एक चंद्रभागा नदी भी है वो भी झालावाड़। चंद्रभागा मुख्य नदी, इस नदी पर चंद्रभागा पशु मेला यही बढ़ता है झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, झालावाड़, चंद्रभागा नदी पर पशु मेला ये है। और बारा में रामगढ़ हिल्स है। और कोटा में हमें पढ़ा मुकंदरा, कोटा और झालावाड़ मुकंदरा हिल्स है। ये है हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं, हाड़ौती क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक विंध्यन क्षेत्र, एक मालवा का पट्टा। हम बात करते हैं हाड़ौती क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, विंध्यन का पठार व मालवा का पट्टा। इस हाड़ौती पठार को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है विंध्यन
का पठार, ये है पहला। दूसरा है मालवा का पठार, मालवा का पठार, ये मालवा का पठार और विंध्यन का पठार दो भागों में बांटा गया है। चंबल व बनास के बीच का क्षेत्र है वो विंध्यन का पठार। चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से उद्गम होता है चुनाव की पानी से, बनास के मध्य, बनास कमनौर से उद्गम होता है राजसमंद, बनास के बीच का क्षेत्र है वो विंध्यन, बीच का क्षेत्र वो है विंध्यन है। विंध्यन का पठार है जो बनास और संबल के बीच का क्षेत्र है उसे विंध्यन का पठार के नाम से जाना जाएगा। तो विंध्यन के पठार में बात करें मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कोटा व झालावाड़। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर जो है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं ये हैं कोटा प्लस झालावाड़। कोटा व झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियां, वेरी इंपॉर्टेंट है कोटा व झालावाड़। मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी है वो है चंदवाड़ी, चंदवाड़ी, चंदवाड़ी चोटी है। इसकी हाइट है जो है 517 मीटर। इस चंदवाड़ी चोटी की हाइट है जो है 517 मीटर है। चंदवाड़ी चोटी कहाँ है? ये है कोटा में। चंदवाड़ी है कोटा में, लेकिन मुकुंदरा हिल्स का विकास कोटा है झालावाड़ में। चंदवाड़ी चोटी है कोटा में, 517 मीटर इसकी हाइट है। और दूसरी हम बात करें रामगढ़ की पहाड़ियां, दूसरी हम बात करते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां। पहली पहली मुकुंदरा हिल्स और दूसरी बात करते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां। दो नंबर है रामगढ़ की पहाड़ी, विंध्यन पठार में ही है, रामगढ़ की बाग है। रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ी है जो 12 में। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? 12 में। रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार 12 में। इसे घोड़े की नाल के आकार के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी को घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान ये पहाड़ियां हैं तो घोड़े के नाल के समान दिखाई दे रही है, नाल के समान। तो रामगढ़ क्षेत्र है ये, रामगढ़ यूरेनियम का भंडार है, यूरेनियम। रामगढ़ क्षेत्र जो 12 में है तो यूरेनियम का भंडार है। रामगढ़ में यूरेनियम का भंडार है। रामगढ़ जो उल्कापात निर्मित जिले हैं, तो राजस्थान में उल्कापात निर्मित 2 जिले हैं तो रामगढ़ में, एक रामगढ़ है, दूसरी है सीताबाड़ी। उल्कापात निर्मित जिले, उल्कापात निर्मित जिले तो 2 हैं, एक है रामगढ़, दूसरी है सीताबाड़ी। सीताबाड़ी जो जिले हैं 12 में जो उल्कापात निर्मित जिले हैं, और जो रामगढ़ पहाड़ी हैं वो जियो हेरिटेज क्षेत्र में शामिल है। रामगढ़ की पहाड़ियां जियो हेरिटेज जोन क्षेत्र में शामिल है। जियो हेरिटेज क्षेत्र में शामिल है। ये है रामगढ़ की पहाड़ियां। सबसे पहले मैंने पढ़ी थी मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की हिल से तो कोटा झालावाड़ है, और मुकुंदरा की पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो है वो चंदवाड़ी, 517 मीटर है जो कोटा में है। और दूसरी बात करें दूसरी पहाड़ियां हैं तो रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां का विस्तार है जो 12 में है, जो इसे घोड़े की नाल के समान
और रामगढ़ उल्कापात निर्मित एक झील भी है, और सीताबाड़ी दूसरी झील है सीताबाड़ी। और बात करें ये जियो हेरिटेज क्षेत्र में शामिल है रामगढ़ की पहाड़ियां जो 12 में। और तीसरी हम बात करते हैं बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, ये विंध्यन पठार के अंतर्गत आती हैं बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। तीसरी है बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां ये है बूंदी में। ये पहाड़ियां कहाँ हैं? बूंदी में। बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं जो बूंदी में हैं। ये सतुर, इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सतुर चोटी जो है बूंदी में, सतुर चोटी है। ये सतुर चोटी जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी की हाइट की बात करें तो 335 मीटर, 335 मीटर हाइट है, जो बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, वो है सतुर चोटी। और बूंदी में एक दर्रा है, लाखेरी दर्रा। लाखेरी दर्रा कहाँ है? लाखेरी दर्रा, लाखेरी दर्रा ये भी बूंदी में। लाखेरी दर्रा बूंदी में। और राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना भी लाखेरी, सीमेंट फैक्ट्री भी लगी थी वो लाखेरी, राजस्थान की पहली लाखेरी बूंदी में। राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री खुली, वो भी कहाँ खुली? लाखेरी में। लाखेरी कहाँ है? बूंदी में। लाखेरी बूंदी में राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री जो लाखेरी में खुली। और लाखेरी दर्रा भी है वो बूंदी में है। और बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सतुर है जो 335 मीटर है हाइट। और अब हम बात करते हैं एक चौथी पहाड़ी के रूप में विंध्यचल पठार की चौथी पहाड़ी है कोटा की कुंडलाकार पहाड़ियां। कोटा के चारों ओर जो पहाड़ियां हैं उसे कुंडलाकार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये कोटा के चारों ओर विस्तृत है। तो विंध्यन पठार का हड़ौती का पठार का ही भाग है विंध्यन पठार। विंध्यन पठार के अंदर ही हमने मुकुंदरा हिल्स पढ़ी, बाद में रामगढ़ की पहाड़ियां पढ़ी, बाद में पढ़ी हमने अर्धचंद्राकार बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अब हम पढ़ रहे थे कोटा की कुंडलाकार पहाड़ियां, चौथी हम पढ़ रहे थे कोटा की कुंडलाकार पहाड़ियां। कुंडलाकार पहाड़ियां, कोटा के कुंडलाकार पहाड़ियां मान लेते ये कोटा जिलों के चारों ओर ऐसे पहाड़ियां हैं जो इस पहाड़ियों को ही हम क्या कहेंगे? कुंडलाकार। इस पहाड़ियों का नाम ही कुंडलाकार, इसलिए कोटा की कुंडलाकार पहाड़ियां हैं। ये कोटा के चारों ओर से फैली है, चारों ओर से घेरा हुआ है, इसे कुंडलाकार पहाड़ियों के नाम से जाना जाएगा। कोटा में देववन उद्यान बात करें, कोटा के पास सर्प उद्यान भी है। कोटा में सर्प उद्यान, सर्वाधिक जैव विविधता और बात करते हैं देववन क्षेत्र भी कोटा में है। यह कोटा में जो कुंडलाकार पहाड़ियां कोटा में है, देववन, सर्प उद्यान, जैव विविधता उच्च है। और कोटा में सम्मल नदी पर, कोटा में एक नदी बहती है सम्मल नदी, सम्मल नदी पर कोटा में जो हैंगिंग ब्रिज बना है,
हैंगिंग ब्रिज कोटा में, चंबल नदी पर एक हैंगिंग ब्रिज बना। कोटा में चंबल नदी में हैंगिंग ब्रिज बना है। इसकी लंबाई 1.4 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर है, जो पूरी पश्चिम गलियारा का भाग है। कोटा जो है पूरी पश्चिम गलियारा का भाग है, पूरे पश्चिम गलियारा का भाग, पूर्व पश्चिम गलियारा जो पश्चिम से पोरबंदर गुजरात से लेकर और सिलचर तक विस्तृत पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से। तो उत्तर दक्षिण गलियारा भारत का जो उत्तर में जम्मू कश्मीर श्रीनगर से और कन्याकुमारी तक विस्तृत है, उसे उत्तर दक्षिण। ये पूर्व पश्चिम गलियारा का भाग है कोटा। जो हैंगिंग ब्रिज जो 1.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है, हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में स्थित है। अब मालपुरा पठार के बारे में बात करें, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक डांग गंग दत्त का पठार, डांग गंगधर का पठार, डांग गंगधर का पठार। दूसरा झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। यह है मालवा का पठार। मालवा का पठार को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक डांग गंगधर का पठार, एक झालावाड़ का पठार। डांग गंगधर का पठार ये भी झालावाड़ में है, ये झालावाड़ में, और झालावाड़ का पठार झालावाड़ में है, झालावाड़। ये डांग गंगधर का पठार झालावाड़ में है। और इस पठार बात करते हैं, ये डांग गंगधर पठार और झालावाड़ का पठार मालवा के पठार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डांग गंगधर का पठार और झालावाड़ का पठार। और यहाँ काली मिट्टी है, जैसे आड़ोती पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी है, और यहाँ काली मिट्टी जो झालावाड़ के पठार में, डांग गंगधर का पठार ये झालावाड़ में, ये मालवा का पठार। और विंध्यन पठार में हमने पढ़ा था 4 पहाड़ियां पढ़ी थी, मुख्य रूप से याद रखने परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा में 1 प्रश्न यहाँ से बनता है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि विंध्यन हाड़ौती पठार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, विंध्यन का पठार और मालवा का पठार। विंध्यन के पठार में 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो पहली हमने पढ़ी थी मुकुंदरा हिल्स, कोटा व झालावाड़ में। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो संदवाड़ी चोटी 517 मीटर हाइट है। दूसरी पहाड़ी हमने पढ़ी रामगढ़ की हिल्स, रामगढ़ घोड़े की नाल के समान, जो 12 में इसका विस्तार है, 12 जिले में रामगढ़ की पहाड़ियां। तो रामगढ़ झील भी है, उल्कापात निर्मित रामगढ़ झील भी 12 में है। बाद में हमने पढ़ी थी मुकदरा और अर्धचंद्राकार बूंदी की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी की बात करें सतूर चोटी, जो 335 मीटर हाइट है बूंदी की पहाड़ियां। तो अर्धचंद्राकार बूंदी की पहाड़ी ये भी विंध्यन पठार का भाग थी। और चौथी हमने पढ़ी थी कुंडलाकार पहाड़ियां, कोटा के चारों और विस्तृत पहाड़ियों को कुंडलाकार पहाड़ियां, जो कोटा में देव वन उद्यान, सरप उद्यान भी है। और कुंडलाकार पहाड़ियां कोटा में है, और जैव विविधता उससे, कोटा में जैव विविधता उससे। उसके बाद में दूसरा भाग जो मालवा का पठार, जो हाड़ौती पठार का दूसरा भाग मालवा का पठार, डांग गंगधर का पठार और मालवा झालावाड़ का पठार, 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो डांग गंगधर का पठार कहाँ है? झालावाड़ में। और झालावाड़ का पठार झालावाड़ में है, और काली मिट्टी है हाड़ौती क्षेत्र में, वर्टीसोल मिट्टी और जलवायु AWS। और सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में जलवायु है। और जो सर्वाधिक वर्षा वाला राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला बात करें तो झालावाड़ है। ये हमारे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पूरे हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले